हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो क्राउन रूल के बारे में। जो हमारा क्राउन रूल है जो 1857 के आगे हमारा चला। अभी तक हमने डिस्कस किया था कंपनी रूल के बारे में, लेकिन अब 1857 तक आते आते, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक आते आते अब हमारा जो कंपनी रूल था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो आता है क्राउन रूल। तो सबसे पहला इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक, तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 था, ये हमारा आया था जो सिपाही म्यूटिनी 1857, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया था। तो इसके जो मेन फीचर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था। और जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो अब इंडियन के अफेयर्स में सारी की सारी वो ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी। तो ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सॉवरेनिटी और इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो सारी की सारी किसने ले ली? ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक, और इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन जो था उसको हमने वाइस रॉय का डेजिग्नेशन दे दिया हुआ था। तो जो पहले और लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। और जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे वही हमारे वाइस रॉय बने थे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही बने थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में बात करें तो जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसमें एक नई पोस्ट जो है वो बनाई गई थी। और इसमें जो पावर ऑफ द क्राउन थी वो यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ करती थी ये सेक्रेटरी के द्वारा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर्स उससे लेके अब ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। और इसमें ऐसा हुआ था कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल कॉल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, उसमें कितने मेंबर्स थे? 15। ये कोई ख़ास उतनी काम की चीज़ नहीं है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले वाइस रॉय कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल क्या था, और मेन फीचर इसके। और द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से तो वो सारी की सारी चीज़ें ले चुके थे और क्राउन रूल के पास दे गए थे। ठीक, तो काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स थे वो एक्सक्लूसिवली ही इंग्लैंड से थे, जो वहाँ से क्राउन ने अपॉइंट किए हुए थे। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू गवर्नर जनरल, जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ हायर ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वो हायर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और उन्हीं को जो ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किया हुआ था, और दे वर डायरेक्टली फ्रॉम इंग्लैंड। फिर इसके बाद सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1867। तो इसके मेन फीचर क्या थे हम वो देखेंगे। पहली बात, एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्ट्रेंथ 3 से 4 बढ़ा देगी। अब जो वाइसरॉय, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो इससे पहले वाला एक्ट हमारे पास आया, एक्ट ऑफ 1858। ठीक, तो उसमें हमने देखा वाइसरॉय बन गए लॉर्ड कैनिंग। तो वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एन एडिशनल 6 to 12 मेंबर्स टू हिज काउंसिल। ठीक, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया वुड नॉमिनेट 3 इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल आउट ऑफ 12। पहले ये बात नहीं थी। तो ऐसा भी आ सकता है एमसीक्यू की, सबसे पहले इंडियंस को नॉमिनेशन कब मिलना शुरू हुई? तो इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और वो 3 लोग कौन थे वो भी आपको अगर आ सकता है, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग ने जो 3 नाम इस टाइम पे दिए हुए थे। एक था राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो इट कैन एक्चुअली बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे अप्रूव किया गया, और ये पोर्टफोलियो किसने किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंसेस, जैसे आपको पता होगा कि जब एट प्रेजेंट अगर हमारा लेजिस्लेटिव अगर हमारा लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है अंडर आर्टिकल 123
और 213 ये प्रेसिडेंट के पास रहती है, गवर्नर के पास रहती है। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ऐसा भी आ सकता है कि ऑर्डिनेंस टेक मेकिंग पावर कहाँ से ली गई है, तो इट इज़ डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1867। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और फंक्शंस ऑफ दिस इंडियन मेंबर्स वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन। जो इंडियंस मेंबर थे वो सब्जेक्टेड टू वाइसरॉय अप्रूवल, मतलब खुद से नहीं कर सकते, जो वाइसरॉय उनको अप्रूव करेगा तो उसी के अकॉर्डेंस में वो अपने चीज़ें अपनी सुझाव दे सकते थे। एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया जाता, मतलब उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था। और दे डिडंट पोजेस एनी पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये ऑब्वियसली सी बात है कि उनके पास ये सारी पावर्स नहीं थी, मतलब वो एक कह सकते हो कि खुश करने वाला तरीका था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास आया दैट वाज बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड विद सम लिमिटेशन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। तो इसमें अब रिप्रेजेंटेशन का काम शुरू हो गया। इसमें ज़मींदार, म्यूनसिपैलिटी के लोग, यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो सारे लोग अब रिकमेंड करने लगे इस चीज़ में मेंबर्स को। ठीक, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें 12 से 16 तक बढ़ गई। ठीक, इसके बाद 3 टाइप्स जो मेंबर थे, ऑफिशियल थे, नॉन ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल में जो थे वो नॉन नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। कौन कौन सी थी? मद्रास, बम्बई, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, प्लस 1 बाई कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये सारे जो हमारे फीचर्स थे 1892 एक्ट किया है। और आपको पता होगा कि 1895 में सॉरी 1885 में हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि इट वाज द बिगर अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि हमारे पास इसके रिस्पॉन्स में 1892 वाला जो एक्ट आया था वो इसके रिस्पॉन्स में आया था। और कोई इसमें जो 1892 वाला एक्ट था, नो डिस्कशन ऑन आंसर गिवन बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई डिस्कशन आंसर पे, मतलब जो कोई क्वेश्चन रेज हुआ तो उस पर डिस्कशन फर्दर नहीं हुआ करती थी। और जो इसमें इसके मेंबर थे, दे कुड आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर गिविंग 6 days नोटिस, मतलब 6 दिनों का उनको नोटिस देना पड़ता था, उसके बाद उस चीज़ पे डिस्कशन हुआ करती थी। दैट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council. तो word election was not used in this act, बट नॉमिनेशन अगर रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1892। और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अपना एक अचीवमेंट भी मानती है। फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म में हम आगे चलें तो हमारे पास एक जो हम पहला, मतलब हमारे पास 1892 के बाद वाला जो आता है वो आता है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। तो हमारे पास जो इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो हमारे मॉर्ले साहब थे, और जो वाइसरॉय थे वो हमारे मिंटो थे। तो इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर फर्स्ट टाइम, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव, पहले अभी हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपर वाले एक्ट में, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने का मौका मिला था। तो पहला जो इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे दैट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एंड दिस कैन एक्चुअली बिकम द पोटेंशियल क्वेश्चन, potential MCQ for your upcoming exam. It allowed Indian discussion on economic matters and some voting rights in the council. इसने इकोनॉमिक मैटर्स पे डिस्कस करने के लिए इंडियंस को राइट दिए और कुछ वोटिंग राइट्स पे दिए। ठीक, और इसको जो 1909 वाला हमारे पास ये एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट इसको हम कहते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि मुस्लिम वोटर जो थे हमारे पास, मुस्लिम मेंबर, दे वर सपोज टू बी इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम वोटर, मतलब उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनल उसको बढ़ावा दे रहा था। तो इसीलिए इस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय थे वो थे मॉर्ली मिंटो, तो इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फॉर द फर्स्ट टाइम द सीड ऑफ सेपरेटिज्म वर सोन, तो इसीलिए जो हमारा 1909 वाला एक्ट है तो इसको हम कम्युनल
इसके नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। तो कम्युनल इसमें मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसमें जो हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम चला था। तो इसमें जो हमारे पास इसके बाद वाला आता है 1909 के बाद, वो है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 1919 में क्या हुआ था, इसमें देखा जाए तो हमारे पास अभी जो वाइसरॉय थे वो हमारे पास कैल्म्सफोर्ड थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो मोंटेग्रे थे। ठीक, तो इसमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे एट प्रेजेंट राज्यसभा लोकसभा है, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो इसको हम ड्यूअल मतलब जो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले अगर आया तो वो हमारे पास 1919 वाले एक्ट में आया। ठीक, तो डायरकी और ड्यूअल गवर्नमेंट, तो डायरकी वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंसेस, वो मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो 1909 वाला हमारे पास एक्ट था, तो 1909 वाले को हम सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाला भी नाम देते हैं। और इसको हम जो है डायरकी वाला, अगर पूछा जाए कि डायरकी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हुई, तो दैट वाज मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। तो 1892 में रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली देना तो शुरू हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस इसमें अब इंट्रोड्यूस हो चुका था। फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट, फिर से आप पूछ सकते हैं कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऐसा नहीं कि सबको वोटिंग राइट दिया गया था। लैंड होल्डर्स थे, टैक्स पेयर थे, ऑफिसर्स थे, टाइटल होल्डर थे, दे वर अलाउड वोटिंग राइट। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज। तो हमने देखा कि पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन जब 1833 के टाइम पे हुई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पे, उस टाइम से कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि हम इंडियंस को इसमें रिप्रेजेंटेशन दें, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या इसको विजुलाइज नहीं किया। तो 1853 में हमने देखा कि धीरे धीरे इस प्रोसेस में बात हुई। तो अभी हमने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स वो कौन से के अकॉर्डिंग आई, 1919 के बारे में। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, इनके अलावा यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। और 1919 वाला जो रिफॉर्म था, इट failed to fulfill the aspirations of the people in India, and this led to Swaraj or self-government agitation under the leadership of महात्मा गांधी। तो इसने अपने जो स्टैंड था इसका, उसमें ये खड़ा नहीं उतर पाया, हमारा जो 1919 वाला एक्ट था, क्योंकि रेस्पॉन्स ड्यूअल गवर्नमेंट इसमें अभी फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस हुई, और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो भी कंटिन्यू चला। तो इसके चलते क्या हुआ कि अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी हमने स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की जो थी वो कॉल दे दी। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन बेसिकली वर्किंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। तो साइमन कमीशन बेसिकली अपॉइंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की नवंबर 1927 में, मतलब 2 साल पहले अकॉर्डिंगली जब इसको सपोज किया गया था, उससे पहले 2 साल साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया। और जो साइमन कमीशन थी ये 7 मेंबर कमीशन थी, जो इसके चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे। और पर्पज़ क्या था कि टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, तो उस पर जो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करना था हमने, तो उसके ऊपर जो हमारा साइमन कमीशन था उसने बात करनी थी। लेकिन अजीब बात इसमें ये थी कि कोई भी इंडियंस इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो उसके चलते इसको बहुत मतलब बाइकॉट कर दिया गया। लगभग सभी पार्टीज़, सभी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जितने थे, तो उन्होंने इसको बाइकआउट करने का काम किया। तो उसके बाद साइमन कमीशन ने एबोलिशन डायरकी की। डायरकी अगेन मींस ड्यूअल गवर्नमेंट, जो हमने देखा अभी मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 में। तो इसने डायरकी रिमूव करने का काम किया, और एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट मतलब वोटिंग राइट्स बढ़ाने का काम किया। तो हमने ये अपने पीछे वाली सीरीज़ में देखा। तो इसीलिए सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया ताकि वो इंडियंस मतलब इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, बट कोई इंडियन था नहीं। तो इंडियन जब इसमें था नहीं, तो इंडियंस क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली हमारे लिए बन रहा था, अगर इंडियंस नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस हो सकती है या कुछ, वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दे वुड हैव framed the constitution. So this was the major thing that actually led to the boycott of Simon Commission from almost all the parties, all the organization at that point of time. तो इसके बाद गवर्नमेंट साइमन कमीशन के बाद हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं मेजरली अगर किसी पार्ट से लिया गया है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। हम देख चुके एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग कि हमने प्रोविंसेस में जो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें वो वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। वो सेंटर में डायरकी कंटिन्यू की थी, लेकिन जो प्रोविंसेस में डायरकी थी वो हमने ख़त्म कर दी। और इसने प्रोविजन, ये मेन फीचर्स हैं, मतलब इसका क्रक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। तो इसमें प्रोविजन ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड प्रिंसली स्टेट्स, इसमें ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी और प्रिंसली स्टेट थी। इसमें क्या हुआ था, जो इसका और मेन फंक्शन था, मेन फीचर था, साइज लेजिस्लेचर का इंक्रीज़ किया गया, फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट दिए गए, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे हम आज देखते हैं कि हमारे पास स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और जो हमारे पास 3 लिस्ट हैं, तो जिस पे स्टेट लिस्ट में स्टेट को राइट दिया गया जाता है, कॉन्करेंट में दोनों को, स्टेट और सेंटर को। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने ऐसा देखा है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट रहती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मतलब उसमें फाइनलाइजेशन उसी की रहती है, और जो सेंट्रल लिस्ट रहती है तो उसमें एक्सक्लूसिव सेंटर। तो मतलब 3 सेट ऑफ जो हमारे पास ड्यूटीज़ हैं कह सकते हो एक हिसाब से, तो वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ये तीनों लिस्टें जो थी वो इसने दिखाई थी। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का जो लिस्ट वाला फीचर है वो अभी भी कंटिन्यू है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसको इंक्रीज़ किया गया था, और डायरेक्ट इलेक्शन हम देख रहे हैं कि 1892 के आगे हम चलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन का काम शुरू हो रहा है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि थोड़े टाइम के लिए कैसे गवर्नमेंट बनी थी फिर गिर गई, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट, तो दैट वी विल डिस्कसिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री। बट ये ज़रूरी यहाँ पे याद रखना है कि डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1936। और कम्युनल इलेक्टोरेट, जो बीज कम्युनल इलेक्टोरेट वाला 1909 में मॉर्ले मिंटो के टाइम पे हुआ था। मॉर्ले मिंटो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कंटिन्यू चला आ रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वही 3 चीज़ें की, क्या क्या किया, 3 लिस्टें, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट, मतलब फेडरल सेंटर वाली लिस्ट, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, जो अभी भी हम मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी रखी हुई है और अभी भी इन प्लेस है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिस्टें हैं वो कहाँ से ली गई है, तो दे आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो बाइकैमरलिज्म इस टाइम पे हमारे पास 11 प्रोविंसेस में से 6 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसमें क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमी में भी आ सकता है, ऐसे भी पॉलिटी का पार्ट है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो थी अपनी रिकमेंडेशन 1934 में दी उसने कि आरबीआई चाहिए हमें, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास जो है वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आरबीआई की स्थापना हुई, एंड इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो 1935 में ये हो गया। तो 1930, क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली बंगाल में अपना काम चला रही थी, मतलब जो उसका मेन हब था तो बंगाल वाला रीजन था। तो 1935 टू 35 में तो आरबीआई हो गया, मतलब इसका इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1935। बट इन द ईयर 1937 क्या हुआ कि आरबीआई का जो हेड क्वार्टर था दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम बंगाल टू मुंबई।
तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। तो आरबीआई जो बना था दैट वाज इन द ईयर 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। और जो लिस्ट है हमारे पास, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो फीचर्स अभी भी हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, दैट आर मोर और लेस डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इस सीरीज़ में सबसे लास्ट एक्ट, एंड दैट इज़ योर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 19 हमारे पास जो इस सीरीज़ में लास्ट आता है वो है हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इससे कि अब 1947 तक तो हम पहुंच गए थे। तो अभी इस टाइम पे क्या होता है, इसने ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया। ठीक, ब्रिटिश रूल हमारे पास ख़त्म हो गया और इसने इंडिया को इंडिपेंडेंट मतलब डिक्लेयर कर दिया। और सोवरन स्टेट, सोवरन का मतलब ये होता है कि अब से सोवरन मीन्स कोई बाहर की कंट्री इंडिया को ये डिक्टेट ना करे कि मतलब टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी चीज़ में, मतलब वो इंडिया अब अपने डिसीजन खुद लेगा। मतलब कोई बाहर की कंट्री हम पे नहीं कोई कुछ इम्पोज नहीं कर सकती अपने ऑर्डर। तो हमने अपने अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो दैट इज़ सोवरेन, मतलब विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस हम अपने डिसीजन मेकिंग करें। तो फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट, इसमें ऐसा भी प्रोविज़न था कि फ्रीडम दी गई थी, क्योंकि हम आपको पता है यहाँ पे दो सेट ऑफ स्टेट थे, ब्रिटिश टेरिटरीज और प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट वर गिवन ऑप्शन कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। अगर ऐसा नहीं है तो आप यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने मतलब प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से मोर देन 560 प्लस प्लस हमारे पास जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी प्लस ये प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एक मतलब एक भारत का शेप देने में काम किया। तो चलो वो ऑल टुगेदर हम मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बट जो इसके अकॉर्डिंग था, ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट थे उनको ऑप्शन रखा कि या आप इंडिया को ज्वाइन करो, इंडिया को ज्वाइन नहीं करते पाकिस्तान को करो, पाकिस्तान को नहीं करते तो यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या हुआ, पंजाब एंड बंगाल पार्टीशन हो गई। ठीक, और लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक, और सी राजगोपालचारी वो इंडियन थे। ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे बने थे। तो टिल कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रूल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इसका एक ये भी फीचर था कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर उसमें जब हम आगे और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे फीचर्स जो हमारे पास हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की कंटिन्यू चली आ रही हैं। तो अभी तक हमने जो जो सीरीज़ में बात की, वो हमने बात की कंपनी रूल के बारे में, हमने बात की क्राउन रूल के बारे में। कंपनी रूल हमने बात की 1857 के पहले पहले की बात की। तो क्राउन रूल में हमने 1857 के आगे की बात की टिल 1947। तो अब जो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे उसके बाद मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि विद एमसीक्यूज़, मतलब एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और एमसीक्यू सीरीज़ में मैं लाऊंगा जल्दी। तो इस तरीके से, क्योंकि ये पॉलिटी है तो हमें इसको पॉलिटी स्टाइल में पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है कि हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री के स्टाइल में पढ़ें। तो आगे वाली लेक्चर जो होगी वो हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में, इसकी क्या फीचर्स है, कहाँ कहाँ से डिराइव किया गया, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू पे बात करेंगे। तो दिस इज़ ऑल दैट आई वाज सपोज टू डिस्कस फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ यू रियली लाइक माई इनिशिएटिव प्लीज़ press the like button, do subscribe and share it with your fellow aspirants. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.